Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to continue our topic of current electricity, that is drift velocity. लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सीखा था कि जब किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उस वायर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग opposite to the developed external electric field. उसके अगेंस्ट जब वो मूव करते हैं their motion constitutes a current, right? So today we are going to try that whether we can derive Ohm's law from the concept of drift velocity or not. तो लास्ट लेक्चर में हमने दो रिलेशंस बड़े ही अच्छे ढंग से डिराइव कर लिए थे. द फर्स्ट रिलेशन वॉज फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इट वॉज, इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट वॉज ई tau upon m, where E is the charge on electron, E is the electric field setup, tau is the relaxation time. What is relaxation time? The time between two successive collisions, पहली और दूसरी collision के बीच का समय, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बिना किसी collision के रहता है. m is the mass of electron. We said कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड E को पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ ऑफ कंडक्टर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. We did this last time, right? और दूसरा हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था. द रिलेशन वाज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E is the charge on electron and Vd is the drift velocity. तो ये हमारे लास्ट लेक्चर की आउटकम थी. आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं deduction of Ohm's law from the concept of drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से क्या ओहम्स लॉ डिराइव किया जा सकता है? यस, वी कैन. नाउ हाउ टू स्टार्ट दैट? हमें पता है, दिस वाज आवर हेडिंग, राइट. हमें पता है कि जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है वो क्या है? I is equal to ANE VD. Now if we substitute the value of Vd that to in terms of potential and length of conductor, तो क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे? It will be EV tau upon ml. You can clearly see from there where L is the length of the conductor. ये सब सपोजिशन इसी डायग्राम से जुड़ी हुई हैं बेटा, घबराना मत कि कहाँ से आ गया ये सब. तो इसी डायग्राम से जुड़ा हुआ है सर. ये देखो क्या सपोज किया था, V बैटरी का पोटेंशियल, L जो हो गई लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गई. ये साइड सारी पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है. ये सारी साइड जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है. कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. चार्ज इनके ऊपर नेगेटिव, E नेगेटिव से इसको दिखा सकते हैं. ठीक है, तो A इसका क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये देखो सारे फैक्टर्स इसी से रिलेटेड हैं. A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N हो गई इसकी नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कंडक्शन होगी. E is the charge on electron, V is the potential difference across the ends of the conductor, tau is the relaxation time, m is the mass of electron जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, L लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो उसी से रिलेटेड है.
क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे इसके बाद ANE² V टॉ बाय ML। अभी एक काम करते हैं, जरा अदला बदली कर देते हैं, इधर सिर्फ V को रखेंगे और I को V के नीचे ले आएंगे, बाकी सब चीजें इधर ले आओ। तो क्या बनेगा, ML ऊपर आ जाएगा, ANE² टॉ ऐसे आ जाएगा, इधर क्या बचा V अपॉन I। कुछ कुछ बनता दिख रहा है। ओहम्स लॉ दिमाग में ले आओ, क्या होता था, ओहम्स लॉ होता था कि V और I की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वो कांस्टेंट कौन होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहां ध्यान से देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेंथ ऑफ कंडक्टर आपने एक बार जितनी ले ली उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर जितनी थिक ले ली उतनी ही रहेगी। एन नंबर डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होने वाला, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये सारी चीजें ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट है। इफ दे आर कांस्टेंट दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल कांस्टेंट। इन सब को रिप्लेस कर देना चाहिए एक सिंगल कांस्टेंट यूज करके। वो सिंगल कांस्टेंट मैं कौन यूज कर लेता हूं, आर। प्रैक्टिकली देखा गया कि इनकी वैल्यू वही आती है जो रेजिस्टेंस की आती है। तो ये कैसे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस बात का ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो टॉ कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो फिर ये फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए ओहम्स लॉ की जब वैलिडिटी की बात करते हैं तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहां पे। V और I की रेशियो तभी कांस्टेंट रहती है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। चलो, तो इसको अगर इसकी जगह पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। आई गेस यू रिकॉग्नाइज इट, आप पहचानते हो इसे। दिस इज नथिंग बट ओहम्स लॉ। तो बड़ी सिंपल डेरिवेशन है ये 4 स्टेप की, आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा, तो आई प्रॉमिस यू कि थोड़ा सा वेट करो, आने वाले लेक्चर में आपको रेजिस्टिविटी के बारे में और बताऊंगा, ठीक है। तो आज वो डिस्कस करने का टाइम आ गया। ये थी हमारी नंबर टेस्ट, इसको ऐसे ही रखते हैं संभाल के डायग्राम को। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, हियर I'm going to make one more derivation that is very useful. बहुत कुछ conclusions निकल के आएंगे उससे हमारे पास। Stay connected। हाँ जी, दोबारा थोड़ा यहीं से शुरू करूंगा, यहां तक सेम रिपीट करना है आपको यहां तक लेके आना है। तो यहां तक तो सारी डेरिवेशन रिपीट होगी, मैं इस स्टेप पे आ जाता हूं डायरेक्टली। आपको नहीं करना है ये डायरेक्टली, कॉपी पे तो आपने नोट्स में दोबारा ही किया है ये सारा, अंडरस्टूड। तो कैसे लिखेंगे, ये वाला स्टेप लेके चल रहा हूं मैं, ANE² टॉ इज इक्वल टू क्या है, R। अब जरा एक काम करो, इस सब चीजों को जरा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, L और A को उधर लेके जाना है। सबको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला याद है, रो L अपॉन ए। तो यहां से रो क्या बनता था, RA बाई L। अब A को साथ में ले आओ, L को नीचे ले आओ, तो A और L इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट करना है। L जो है ऊपर है नीचे आ जाएगा, A नीचे है ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा RA अपॉन L। What is RA upon L? That is rho। तो देखो रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला यहां से आ गया, M बाय NE² टॉ। सर आप जोर बढ़ा देते थे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब जरा एक्सप्लेन कर दो कैसे। देखो, इलेक्ट्रॉन का मास किसी भी टाइप के कंडक्टर के लिए सेम होगा, चाहे वो आयरन का इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो गोल्ड का इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो सिल्वर का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम रहेगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, चाहे वो कॉपर के अंदर है, चाहे वो सिल्वर के अंदर है, चाहे वो
आयरन के अंदर है। अगर सभी टेम्परेचर कांस्टेंट हैं तो टॉ भी कांस्टेंट। तो फर्क किस चीज का पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है ये n का। व्हाट इज दिस n? नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पेरेंट एटम माने जो मैटर को बनाते हैं, कंडक्टर को बनाते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकल के शेल से घूमने की आजादी देते हैं। ठीक है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसकी नंबर डेंसिटी ही डिसाइड करेगी रेजिस्टिविटी। ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी इसका मतलब ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा करंट जाएगा तो कम रेजिस्टिविटी। कम नंबर डेंसिटी होगी तो कम चार्ज फ्लो करेगा, इसका मतलब ज्यादा रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कम। तो यहां से बड़ा क्लियरली पता चलता है कि m और e स्क्वायर तो कांस्टेंट है किसी भी टाइप के कंडक्टर के लिए। एक तो अपनी रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, जितनी किसी मटेरियल की नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी। दूसरा, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम पे, जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी। अब एक बात का ध्यान रखना कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो रेजिस्टिविटी जो होगी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसीलिए तो हम एक फैक्टर काउंट करते थे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, कोलिजन्स बहुत फ्रीक्वेंट अक्सर होने लगेंगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस तरह से ये फैक्टर आपस में कनेक्टेड थे। तो ये सारी मैथमेटिकल चीजें समझने के बाद हमारे पास जो अगली चीज आती है समझने के लिए, वो आते हैं कुछ सवाल ऐसे कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया, तीन चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। एक तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस सबसे पहले ले लेते हैं। क्या होता है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का कारण क्या है? रेजिस्टेंस का कारण है कोलिजन। क्या है? कोलिजन है। किसकी कोलिजन? कोलिजन का मतलब होता है टकराना आपस में। कौन टकराता है और किससे टकराता है? फ्री इलेक्ट्रॉन टकराते हैं पॉजिटिव मेटल आयन के साथ। देखो एक कंडक्टर है, एटम्स का बना हुआ है। कंडक्टर के अंदर एटम्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूजली बाउंड, वो रूम टेम्परेचर पे ही डीअटैच हो जाते हैं, शेल से बाहर आ जाते हैं और फ्रीली घूमते रहते हैं। जब उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिसिप्लिन्ड बच्चों की तरह। तो जब वो एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं, दे सफर कोलिजन विद द पेरेंट एटम्स। ठीक है, या चाचा मामा होते हैं जो इधर उधर से आसपास के, तो उनके साथ टकराते हैं। टकराना मतलब कोलिजन, मतलब उनके रास्ते में क्या है? रुकावट। इसी रुकावट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी ये कोलिजन जो है ये किस पे डिपेंड करती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट ऑफ एटम तो है जो डिफरेंट मैटर्स के लिए डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट मैटर्स के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, इसका मतलब कोलिजन्स भी डिफरेंट अमाउंट में होगी सभी मैटर्स में। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी सबका या रेजिस्टिविटी भी सबकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। That is the reason we say resistivity is the nature of material dependent. किसी मटेरियल की नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें अरेंजमेंट जो है थोड़ा अच्छा होगा, अच्छे का मतलब है कि कोलिजन्स कम होंगी, उसमें रेजिस्टिविटी भी कम होगी। जिसमें अरेंजमेंट बहुत रैंडम होगा, ऐसे ही इधर उधर बना हुआ है, उसके साथ टकराएंगे तो ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। दूसरा, फिर लॉन्ग कंडक्टर्स में हमें पता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। द रीजन इज दैट लॉन्ग कंडक्टर्स का मतलब है मोर कोलिजन्स। जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतनी कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, कोलिजन्स बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट इज व्हाई वी से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैसे जस्टिफाई करोगे? यहाँ पे बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ज्यादा एरिया मिल जाएगा। अब सपोज करो कि ये वायर और ज्यादा मोटी हो तो ज्यादा सरफेस मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए अंडर द
आउटर सरफेस, बीनीथ द आउटर सरफेस। फ्लो करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई, तो ज्यादा जगह मिल गई तो कोलिजन्स कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी भी या रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए क्या था, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से ये तीनों फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक तो नेचर ऑफ मटेरियल एक्सप्लेन कर दिया मैंने, दूसरा मैंने लेंथ एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सप्लेन कर दिया कि हम कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझ के इन तीनों बातों को अब और ज्यादा अच्छे से कैसे बता सकते हैं। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आंसर करना चाहूंगा कि हमने डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल्स की सबसे कम होती है, प्योर मेटल्स की, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है अलॉयज की, फिर आ जाती है सेमीकंडक्टर्स की, फिर आ जाती है इंसुलेटर्स की। तो यहाँ पे एक लाजमी सा सवाल ये बनता है कि जो अलॉयज होते हैं वो तो मेटल से मिक्स होके बनते हैं यूजुअली। आई कैन अंडरस्टैंड कि नॉन मेटल भी हो सकती है वहाँ पे, बट चलो सपोज करो कि दो मेटल्स का मिक्स हुआ अलॉय है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो अगर वो मेटल से ही मिलके बना है तो वहां पे फिर रेजिस्टिविटी बढ़ने का कारण क्या है, ये समझ लो आप। ठीक है, सपोज करो आपके पास कोई अलॉय है, वो निकल और क्रोमियम अलॉय है, निकल और क्रोमियम को मिक्स करके बनाया है आपने। अब निकल और क्रोमियम आयंस जो हैं, निकल आयन और क्रोमियम आयन, इन दोनों टाइप के आयंस का चार्ज भी डिफरेंट है और इनका साइज भी डिफरेंट है। तो जब आप इनको मोल्टन करके, इनको मिक्स करके ठंडा करोगे ना, तो इनके जो लैटिस आयनिक साइट्स थे, आयनिक साइट्स का मतलब जहां पे आयंस होने चाहिए, वो तो सेम रहेंगे, ढांचा जो बनेगा वो वही बनेगा, लेकिन ये जो आयंस हैं ये रैंडमली अरेंज कर लेंगे अपने आप। अलॉय बनाने से क्या हो जाएगा, जो अरेंजमेंट है वो रैंडम हो जाएगा। तो अरेंजमेंट रैंडम हो जाएगा, इसका मतलब कोलिजन्स जो हैं वो भी रैंडम हो जाएंगी। कोलिजन्स रैंडम हो जाएंगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। दैट इज व्हाई अलॉयज हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी। इसके हमें फायदे हैं, बल्कि ये आगे डिस्कस करेंगे हम थोड़ा। चलो एक तीसरा सवाल ये आता है कि जब एक्सपेरिमेंटली हमने किसी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज को मेजर किया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू आती है लगभग सभी कंडक्टर्स में, वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड आती है। मतलब 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर जितना ही आगे बढ़ता है। अरे इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये क्यों होता है कि बल्ब वहां पे लगा हुआ है, स्विच यहां पे है, मैं बटन ऑन करूं, झट से एकदम से बिना किसी टाइम के गैप के बल्ब ग्लो करने लगता है। इवन बल्ब दूर भी हो तो भी आप जैसे ही बटन ऑन करते हो वैसे ही बल्ब ग्लो कर जाता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां तक जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंस्टेंटेनियस करंट even though the drift velocity is very small? इसका रीजन ये है बेटा कि आपका ये सोचना गलत है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन को चल के वहां तक जाना है। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एवरीवेयर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कंडक्टर के सब जगह पे है। ठीक है, सब जगह पे है का मतलब कि यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। जब आप इस एंड को हायर पोटेंशियल पे रखोगे, इस एंड को लोअर पोटेंशियल पे रखोगे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्पीड से सेटअप होता है? वो लाइट की स्पीड से सेटअप होता है। लाइट की स्पीड कितनी है? सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज कौन चलता है? लाइट चलती है। तो लाइट की स्पीड से लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस कंडक्टर के अंदर वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जो हमने दिखाया था। तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन चल के यहां तक नहीं आएगा, ये तो आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन जो यहां पे इलेक्ट्रॉन था ये बल्ब के अंदर जब एंटर करेगा तो उसको ग्लो करवा देगा। दिस इज जस्ट लाइक अ लॉन्ग पाइप। सपोज करो आपके पास एक लॉन्ग पाइप है, सारे का सारा पाइप पानी से भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इसको कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं मिला। अब मैंने इसके साथ एक टैप अटैच कर दी,
तो जब मैं टैप ऑन करता हूं तो टैप के पानी के प्रेशर की वजह से इसके अंदर एक प्रेशर वेव सेट हो जाती है, और प्रेशर वेव कितनी स्पीड से चलती है? 1400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इनसाइड द लिक्विड। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1400 मीटर तक दूर तक चली जाएगी ये प्रेशर वेव। तो जो पानी यहाँ पे होगा पहले वो स्पिल आउट होगा, ना कि जो यहाँ पे है पहले चल के यहाँ तक आएगा फिर वो स्पिल आउट होगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, ये कंडक्टर है हमारे पास, इसके अंदर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, सपोज करो ये वाला एंड हाई पे है या लो पे है व्हाटएवर, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो एक किनारे से चल के इलेक्ट्रॉन दूसरे किनारे तक जाए फिर करंट पैदा करे, ऐसा नहीं होता। जो दूसरे एज पे प्रेजेंट है वो फटाफट से बाहर निकलने लगते हैं और फ्लो करने लगते हैं एक ही डायरेक्शन, दे कॉन्स्टिट्यूट करंट। करंट की वजह से वहां पे लाइट जनरेट होती है बल्ब के अंदर। बात समझ में आई अब आपको? इंस्टेंटेनियस करंट का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप almost instantaneously, so the flow of charges begin at that moment, और वहां से आपका फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है। चलो अगला कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको सिखाना है, हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी है, उसका मतलब होता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगी? मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स। जितनी अच्छे से, जितनी जल्दी से मोबाइल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, मूव करेंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो यहां पे मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर मींस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं विद व्हाट वेलोसिटी? एन एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उससे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, इन दोनों की रेशियो को मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। मोबिलिटी को यहां पे डिनोट करते हैं एक सिंबल के साथ, दिस इज नॉट यू, दिस इज म्यू। क्या है ये? दिस इज म्यू। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? म्यू, ग्रीक अल्फाबेट है। तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से इसकी ऐसा यूनिट बन जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया न्यूटन पर कूलम। तो या तो ये बन जाएगी, या फिर एक और यूनिट होती है वेलोसिटी की, तो मीटर पर सेकेंड रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो अगर इसको लगाएंगे तो ये क्या बनेगी? वोल्ट पर सेकेंड। तो दिस इज ऑल्सो राइट, इसका भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो देयर आफ्टर। अच्छा, एक चीज गलत कर गए हम यहाँ पे, ये डिवाइड में था। इफ इट इज इन डिवाइड, दिस इज ऑल्सो इन डिवाइड। तो वोल्ट ऊपर जाएगा नेगेटिव बनेगा, ये ऊपर जाएगा मीटर तो पॉजिटिव बनेगा, सेकंड इनवर्स वैसे ही रह जाएगा। सो इधर दिस यूनिट, इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिख देता हूं। तो ये क्या बनेगा? न्यूटन इनवर्स कूलम मीटर सेकंड इनवर्स। तो या तो ये बनेगी या फिर वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड इनवर्स, या फिर ये बनेगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम या इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी और टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं वीडी का यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूं, ई टॉप ऑन एम, नीचे एक ऑलरेडी तो ई पड़ा ही था, तो ई के साथ ही कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ई टॉप ऑन एम। इसका मतलब जितना ज्यादा रिलैक्सेशन होगा उतना ज्यादा मोबाइल होगा इलेक्ट्रॉन, उतना इजीली वो फ्लो करेगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो आज हमको डिस्कस करने थे। इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट के बाद इस टॉपिक में से, इस पूरे टॉपिक में से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक, मोबिलिटी का और ये सब डेरिवेशंस का, इसमें से ज्यादातर सिंपल क्वेश्चन ही आता है न्यूमेरिकल। तो मैं सैंपल के लिए आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं जो कि पिछले साल बोर्ड्स में आया हुआ है।
लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू। एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर है, ठीक है। चलो ये भी एक्सेप्टेबल है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट का। चलो दिस इज आल्सो ओके। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, यानी कि ये नंबर डेंसिटी दे रखी है मेरे को पर क्यूबिक मीटर, कितनी है 8 × 10⁻²⁰ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कौन कौन से फॉर्मूलाज है, बच्चों का ज्यादातर क्वेश्चन होता है कि हमें सर पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये है E टॉप ऑन m, आप जानते हो। दूसरा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में अपीयर होता है, ये वाले फॉर्मूला। अब आप खुद सोचो कौन सा अप्लाई करेंगे। देखो वीडी निकालना है, नो डाउट मुझे E और M की वैल्यू पता है। क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, नहीं पता है। कोई कहे सर पोटेंशियल पता है तो बाय एल कर लो, लेंथ पता है, नहीं पता है। रिलैक्सेशन टाइम पता है, नहीं पता है। तो पहला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं हो सकता, क्रॉस करो इसको। अब यहाँ पे देखो A पता है, N पता है, E की वैल्यू पता है, करंट नहीं पता। तो क्या बात हो गई, करंट ओम्स लॉ से V/R भी तो होता है, I = V/R। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं तो मेरे पास V और R भी हैं, A, N और E भी मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, वो वाला V/R, और साथ में इसके क्या आ जाएगा नीचे ANE = VD एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करो, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 10, रेजिस्टेंस कितना है 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻³ का 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, तो पावर तो वैसी रहेगी एरिया की, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। 10⁻⁻6 एरिया, नंबर डेंसिटी कितनी है 8 × 10⁻28। E की वैल्यू भी हम सबको पता है 1.6 × 10⁻90, और VD को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। इस सारी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है 0.078 मीटर पर सेकेंड। तो कैन ऑल्सो गो लाइक दिस, आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये आ गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट वाज 10⁻³ meters, right, पर सेकेंड। अगर आप मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहो तो 0.078 मिलीमीटर, 10⁻³ है ना, तो वैसे भी कर सकते हो। आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि सर ने अंदाजा एक बताया था, ये 0.08 है। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी, मतलब वो सब चीजों के ऊपर डिपेंड कर जाता है। सो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। होप द टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।